नमस्कार दोस्तों, मैं दिननाथ ठाकुर अपने YouTube चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए सुलभ संसाधन मुहैया कराना है, जिससे आप सभी UGC नेट में सफलता हासिल करें। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में मैंने UGC नेट पेपर 1 के यूनिट 6 से संबंधित डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग या लॉजिक से संबंधित वीडियो लेकर आया था, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए इसी टॉपिक से रिलेटेड 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं और मैं यह 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले UGC नेट के एग्ज़ाम में 2 प्रश्न जरूर बनेंगे। यदि 2 प्रश्न नहीं बनते हैं, अर्थात आप लोगों की यदि संभावना है कि इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न नहीं बनेंगे, तो हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, इसी नंबर के सहारे। साथ ही साथ आप ट्विटर हैंडल में हमारा फॉलो कर सकते हैं दीनानाथ जियो में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो UGC नेट के एग्ज़ाम में आने वाले दिनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके सहारे निगमनात्मक और आगमनात्मक कॉन्सेप्ट्स अर्थात संकल्पना भी पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की संख्या में पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा है, वैध निगमनात्मक तर्क के आधार वाक्य। अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो निगमनात्मक तर्क है वो वैलिड कब होता है, वैध कब होता है। तो हम सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि निगमनात्मक तर्क में जो निष्कर्ष होते हैं उनमें साक्ष्य होना चाहिए, अर्थात प्रमाणित निष्कर्ष होना चाहिए, तभी हमारा निगमनात्मक तर्क वैध होगा। तो ऑप्शन जो हमारा है प्रश्न 1 का ए में है, निष्कर्ष के लिए कुछ साक्ष्य देते हैं, निष्कर्ष के लिए कोई साक्ष्य नहीं देते हैं, निष्कर्ष के लिए अप्रासंगिक है, निष्कर्ष के लिए निर्णायक साक्ष्य देते हैं। तो मैं बताते चलो, वैध निगमनात्मक तर्क में निष्कर्ष के लिए हमारा प्रमाणित साक्ष्य होना चाहिए। इस आधार पर हम कह सकते हैं प्रश्न संख्या 1 का जो आंसर है वो डी होगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। तार्किक युक्ति अर्थात लॉजिकल रीजनिंग का आधार क्या है, बेस क्या है। देखिए, इस सब प्रश्न में क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा कि कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर तार्किक रीजनिंग अर्थात युक्ति का क्या पूछा जा रहा है, तर्क पूछा जा रहा है। तो जब तर्क की बात आती है तो हमें ये जानना जरूरी है कि उसमें वैलिडिटी होना चाहिए। उसमें किस प्रकार का होना चाहिए, हमारा जो आधार वाक्य है उसके संबंध में वैलिडिटी होना चाहिए और वैलिडिटी जो होगा वो प्रमाणित होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है संबंधित आधार वाक्यों की सत्यता यानी कि सत्य का, संबंधित आधार वाक्यों का वैध संबंध, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग और साधारण भाषा का प्रयोग। तो मैंने अभी कहा कि जो भी हमारी बातें होंगी वो वैध संबंध आधार वाक्यों के साथ होना चाहिए। इस आधार पर इसका उत्तर बी हमारा होगा। प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। न्याय युक्ति होती है, अर्थात न्याय युक्ति क्या होती है, निगमनात्मक होती है, आगमनात्मक होती है, प्रयोगात्मक होती है या प्राकल्पनात्मक होती है। तो चलिए इसको कल के आधार को मानते हुए क्या इसका उत्तर होगा इसको भी जान लेते हैं।
क्वेश्चन क्या है हमारा, न्याय युक्ति होती है निगमनात्मक या आगमनात्मक या प्रयोगात्मक और प्राकल्पनात्मक। तो पहली बात है कि ये दो होने वाली है नहीं। हम सभी को ये जानना जरूरी है कि जो हमारा 4 ऑप्शन है जिसमें 2 हमारा छांटना पड़ता है 50% है, यानी कि 4 का अनुपात 25-25 के रेशियो से है, तो 2 हमारा छट जाता है। प्रयोगात्मक और प्राकल्पनात्मक न्याय युक्ति कभी भी नहीं होती है। तो हमारा बच गया निगमनात्मक और आगमनात्मक। तो देखिए इस पॉइंट को ध्यान देते हैं हम लोग कि जो हमारा निगमनात्मक तर्क है, ठीक है, तो निगमनात्मक तर्क जो हमारा है विशेष तौर पर सैद्धांतिक कथन से काम लिया जाता है। अर्थात हमारा क्या है, तर्क के आधार पर सैद्धांतिक कथन होता है। और मैं यह भी बताते चलूँ कि जितने भी प्रश्न हैं इसी दोनों के आधार पर सेट किया गया है। तो आप लोग इस पैटर्न को अर्थात पिछले वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट भी करें यदि आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन आज मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि इन प्रश्नों के सहारे आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं बता रहा था न्यायुक्ति होती है हमारा निगमनात्मक। क्यों? क्योंकि यह सिद्धांत केंद्रित है और इसमें तर्क आधारित होती है। इस आधार पर कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष होता है। अब क्या होता है निगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष? इनके अंतरों के आधार पर अर्थात आगमन और निगमन के आधार पर हम सभी जानते हैं कि निगमनात्मक तर्क में जो भी हमारा संकल्पना निकल कर आता है उसमें जो भी हमारा निष्कर्ष होगा, ध्यान दीजिए इसमें निष्कर्ष पूछा जा रहा है, जो भी हमारा निष्कर्ष होगा वो आधार वाक्यों पर आधारित होनी चाहिए। अर्थात हमारे 2 आधार वाक्य के आधार पर ही प्राप्त निष्कर्ष होते हैं और उन्हीं के आधार पर हमारा उन्हीं के आधार पर वैध और अवैध का भी प्रमाणित होता है। तो इसके आधार पर हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। प्रश्न संख्या 5 में हम सभी देखते हैं कि निगमनात्मक तर्क वैध होता है। किस अवस्था में ये वैध होगा? तो पहला है आधार वाक्य असत्य और निष्कर्ष सत्य हो, आधार वाक्य असत्य और निष्कर्ष भी असत्य हो, आधार वाक्य सत्य और निष्कर्ष भी असत्य हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब हमारा आधार वाक्य सत्य होगा यानी कि टी इजगल टू निष्कर्ष भी सत्य होगा, इसी अवस्था में हमारा क्या होगा, हमारा जो भी बातें होंगी वो वैध होंगी। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि हमारा प्रश्न संख्या 5 महत्वपूर्ण डी आंसर है। प्रश्न संख्या 6 में आते हैं जिसमें कहा जा रहा है निगमनात्मक तर्क में सम्मिलित है। तो हम सभी जानते हैं सिद्धांत पर आधारित है, तो उसके लिए तार्किक संबंध देखा जाता है, तो इसका सी आंसर होगा। आगमनात्मक बौद्धिकता आधारित होती है। तो बौद्धिकता की जहाँ तक बात होती है तो यह विश्व को ईश्वर ने बनाया है, इस आधार पे इसकी बौद्धिकता को प्रमाणित होता है, इसमें सत्य की प्रमाणित होता है। लेकिन हमारी कॉन्सेप्ट्स के अनुसार इनका आंसर जो होगा बी होगा। लेकिन यदि आप लोगों को लगता है तो आप क्वेश्चन नंबर 7 पर जरूर कमेंट करें और इसका सही उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा तर्क जिसमें हम किसी विशिष्ट कथन से प्रारंभ करके एक सार्वभौमिक कथन के साथ समाप्त करते हैं तो क्या कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि निगमन में विशिष्ट से हमारा विशिष्ट कथन से सार्वभौमिक कथन तक जाता है, जबकि आगमन में सार्वभौमिक से विशिष्ट की ओर जाता है। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो ए होगा। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट जो हैं पिछले वीडियो के सहारे आप सभी जान सकते हैं और उसी बेस पर हमारा आज का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 में देखते हैं कि आगमनात्मक तर्कशास्त्र में युक्ति वाक्य किस प्रकार का होता है। तो मतलब स्टेटमेंट जो होगा हमारा किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर पहला जो है निष्कर्ष का समर्थन करता है, उसके अनुगमन का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये प्रश्न 9 का ये ऑप्शन निगमन पर आधारित है, क्योंकि उसके निष्कर्ष का समर्थन भी करता है और अनुगमन भी करता है। प्रश्न ऑप्शन बी में हमारा है कि निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता, अनुगमन करने का अध्ययन करता है। तो अध्ययन तो करता ही नहीं, इसलिए ये रॉन्ग है। सी जो हमारा है
इसमें बोला जा रहा है कि निष्कर्ष का समर्थन करता है और अनुगमन नहीं करता है, तो ये भी हमारा गलत है। लेकिन यहाँ पर क्या है, निष्कर्ष का समर्थन करता है किंतु उनके अनुगमन करने का अध्ययन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर हमारा होगा वो डी होगा, यहाँ नहीं लगाया होगा। अब या फिर आप इस पर कमेंट्स जरूर करें उस कॉन्सेप्ट्स के आधार पर। प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 10, इसमें हमारा क्या है, कूट दिया गया है और उसी कूट को चयन करना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है और उसका कूट का चयन करें। 4 हमारे पास स्टेटमेंट है, उसके आधार पर कूट का। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि आगमन युक्ति सदैव सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर चलती है, और हमारा निगमन जो है सामान्य से विशेष की ओर। यहाँ आगमन हमारा युक्ति सही है कि आगमन जो है हमेशा विशेष से सामान्य की ओर चलती है। युक्तियुक्त आगमनात्मक दृष्टि से मजबूत होती है। वैध युक्त गलत पूर्ववाक्य या गलत निष्कर्ष हो सकते हैं, ये निगमन का हमारा ऑप्शन है। युक्ति को उचित रूप से सच या गलत कह सकते हैं, तो ये भी हमारा जो है निगमन का है। लेकिन इसका जो युक्ति आगमनात्मक दृष्टि से मजबूत होती है, ए और बी इसका आंसर होगा। उस आधार पर हम कह सकते हैं 1 2 का अगर बेस पे चले तो हमारा डी आंसर हो रहा है। प्रश्न संख्या 11 में निगमनात्मक तर्क अप्रमाणिक है, कब गलत ये है, कब वो चीज़ को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका क्या है कि जब सभी आधार वाक्य सही होगा और निष्कर्ष गलत होगा। ध्यान दीजिए कि जब सभी आधार वाक्य सही होगा और निष्कर्ष गलत होगा तो हमारा निगमन तर्क अप्रमाणित हो जाता है, तो सी आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 12 हमारा तर्क और कथन पर आधारित है, निष्कर्ष और कथन पर। हमारा एक कथन है, सभी स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। दूसरा है, खरगोश अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो हम कह सकते हैं कि खरगोश भी हमारा स्तनधारी होगा, तभी बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न होगा, निश्चित रूप से यह निष्कर्ष जो आ रहा है सही है, ए होगा इसका। क्यों? क्योंकि जब स्तनधारी जीव दूध पिलाते हैं बच्चों को, तो खरगोश भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो खरगोश भी वास्तविक रूप से स्तनधारी होगा। अब प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। कुछ बुद्धिमान लोग प्रसन्न होते हैं, कुछ बुद्धिमान लोग धनी होते हैं। ठीक है, कुछ बुद्धिमान लोग क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, कुछ बुद्धिमान लोग धनी होते हैं। निष्कर्ष है कि जो लोग धनी हैं वही प्रसन्न है। जरूरी नहीं है कि धनी होगा तो प्रसन्न होगा। तो जो हमारा आधार वाक्य के आधार पर निष्कर्ष है वो सही तौर पर निकाला नहीं जा सकता है, तो उत्तर होगा डी। प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं कि आगमनात्मक तर्क निम्नलिखित में से किसका पूर्वानुमान करता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आगमनात्मक तर्क हमेशा जो है एकरूपता का, अर्थात प्रकृति की एकरूपता का ही हमारा पूर्वानुमान करता है, तो आंसर होगा सी। 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा, नीचे कुछ तार्किक युक्ति के लक्षण दिए गए हैं, उस कूट का चयन कीजिए जो ऐसी विलक्षणता को दर्शाता है जो आगमन ना हो, अर्थात निगमन है। तो निगमन कैसे होता है ये, तो हम सभी जानते हैं कि निगमन जो है प्रच्छन्न और प्रयोग पर आधारित होता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, निगमन है, तो इसका आंसर होगा डी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।